चलें आज स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इक्वेशंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। लास्ट में हमने दो मेथड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड, जिनसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने चैप्टर 7 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, उसको पढ़ना है। पहले हमने जस्ट सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देखा, डिफरेंट मेथड्स देखे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसमें भी वेरिएबल की पावर 2 हो, या स्क्वायर्ड वैल्यू वेरिएबल भी आप कह सकते हैं उसको, तो उसको आप क्वाड्रेटिक कहते हैं। वो जस्ट एक एक्सप्रेशन होगी तो आप उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर वो इक्वेशन की फॉर्म में होगा कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। लेकिन उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो मैक्सिमम 2 तक होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर तक होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है साथ, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म लाजमी होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर सिंपल 1 पावर होगी, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब 2 पावर में मैक्सिमम हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह 3 पावर हो तो क्यूबिक इक्वेशन होती है, और इससे ही आगे चलती। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि एक्सप्रेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो कैसे हो सकती है। जस्ट सिंपल एक टर्म भी हो सकती है जिसमें हमें नजर आ रही है पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें अब y की पावर 2 भी है, 1 भी है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, या आप इसको y की पावर 0 भी कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम पावर 2 तक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सेम इसी तरह ये है, और जस्ट ये भी है लास्ट वाली। तो ये सारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में दी हुई हो कि हम देखते ही बता दें कि पावर 2 है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसकी लुक चेंज हो सकती है। सॉल्व करके बेशक वो एक्स स्क्वेयर ही बन जाए या जेड स्क्वेयर बन जाए, मतलब पावर 2 बन जाए। लेकिन अगर लुक चेंज है तो आप उसको पहले चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकती है या इक्वेशन बन सकती है या नहीं। जैसे भी ये इन्हीं इक्वेशंस को उन्होंने एक डिफरेंट लुक के साथ लिखा है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। जैसे अब जेड स्क्वेयर है, इसको आप जेड इंटू जेड भी लिख सकते हैं। तो अब ये जेड इंटू जेड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन ही है। इसी तरह ये जेड स्क्वेयर प्लस वाई, वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 6 है, इसको y+3 इंटू y-2 में उन्होंने लिखा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा यही आंसर आएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाती है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये y और ये y जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वाई स्क्वेयर बनाते हैं, और वाई स्क्वेयर का मतलब है कि y की पावर 2, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह ये x+4 का होल स्क्वेयर है। अगर आप a+b होल स्क्वेयर खोल लेते हैं, या इसको x+4 इंटू x+4 करके लिख के फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो तब भी आपके पास आंसर यही आता है। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक्सप्रेशन की एक फॉर्म है। ये भी उसी तरह कि आप ये जो ऊपर लिखा हुआ है w² - 9, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह सिंपली गिवन हो कि वेरिएबल की पावर 2 है और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको नज़र आ जाए। हो सकता है कि उसकी लुक डिफरेंट हो, तो आप उसको तब भी चेक करके, अगर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन होगी, तो आप फिर क्वाड्रेटिक वाली टेक्निक्स उस पर अप्लाई कर देंगे, जो कि भी हम इस चैप्टर में जाके पढ़ते हैं। अब ये चीज़ उन्होंने वही बताई हुई है कि इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये ऊपर वाली इक्वेशंस ही बनती हैं, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। और एक्सप्रेशन का हमें पता है कि जस्ट एक एक्सप्रेशन होती है, मतलब एक साइड पे उसमें इक्वल्स नहीं होता। लेकिन इक्वेशन में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि दो एक्सप्रेशंस आपस में एक दूसरे के इक्वल हो रही होती हैं, मतलब इक्वल्स टू के साइन के साथ। तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो रही होगी किसी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल।
अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम कैसे कैसे तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने बेसिक एक हमें समझाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम पहले पढ़ के आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही था कि एक मिनट मैं एनोटेट भी कर लूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही था कि किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हमें एक ब्रैकेट में अगर कोई भी टर्म दी हुई है, चाहे वो एक टर्म है या प्लस माइनस के साथ जितनी मर्जी टर्म्स हो, अगर बाहर उसके कोई चीज़ है, कोई कांस्टेंट है, 5 ले लें, कोई वेरिएबल है, अगर इसकी जगह एक्स ले लें, कुछ भी ले लें, अगर कोई भी चीज किसी ब्रैकेट के साथ लिखी हुई है या मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इस बाहर वाली टर्म को अंदर वाली तमाम टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि मल्टीप्लाई कर देते। मतलब वो ब्रैकेट जब ओपन होगी तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाली चीज अंदर वाली तमाम टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। इसे हम पढ़ के आए हैं वर्डिंग में कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। मैथ्स में हम करते आए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज इस बुक में हमने पढ़ा है। जैसे अब एग्जांपल ले लें कि ये 3+4 ब्रैकेट में है और इसके बाहर जस्ट 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 इस टर्म पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर इस टर्म पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो इसका मतलब ये है कि 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि न्यूमेरिक टर्म्स है, हम 3+4 को पहले 7 भी बना सकते हैं, तो वो एक टर्म बन जाएगी जस्ट। और फिर ये ब्रैकेट के बाहर अगर 5 है तो ये डायरेक्ट 5 7 जार 35 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास अंदर एक टर्म है, तो 5 सिर्फ 7 पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 5 सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब आंसर तो एक ही आता है। अगर आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें तब भी, और अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लें तब भी। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बाहर वाली जो भी टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होती है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि पहले 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन आया, और उसके बाद 5 दूसरी टर्म जो कि 4 थी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपोजिट हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। कि जब ये एक हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई या कोई चीज़ आ गई, उसमें से हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे अब ये इसी चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई ना करें, अगर आप कंसीडर कर लें कि ये एक टर्म है, उसके बाद ये प्लस है और ये दूसरी टर्म है, अगर आप इन दोनों टर्म्स में से कोई कॉमन लेना चाहते हैं तो आप 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना। 5 कॉमन लेंगे तो दोबारा आपके पास 3+4 बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपोजिट हमने पढ़ा था फैक्टर्स, कि आप फैक्टर ले सकते हैं। जो काम डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसी के ऑपोजिट काम दोबारा वापस लाने के लिए हम फैक्टर लेके कर सकते हैं, कि वापस उसी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि बाहर एक ही टर्म है जस्ट, तो हमने सिंपली उसको तमाम आइटम जो मौजूद हैं या टर्म्स मौजूद हैं ब्रैकेट के अंदर उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। इसके लिए नीचे उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये वाली जैसे ये है कि बाहर एक ही टर्म है, उसको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ये इनसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे बाहर वाई है, इसको इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर डब्ल्यू है, इन इसको भी इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सिंपल आ गया। लेकिन अगर हमारे पास बाहर ये अब एक टर्म की जगह ज्यादा टर्म्स हों, जैसे अब उन्होंने एग्जांपल दी है ये वाली, कि अब ये बाहर दो टर्म्स है ना, इनको आप बाहर वाली कंसिडर कर लें, इसको आप नेक्स्ट कंसीडर कर लें प्रोडक्ट, जिस तरह यहाँ पे x+2 था ये वाला। तो अब जब दो टर्म्स होंगी तो आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने तो सिंपल ये पढ़ा हुआ है कि
हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस बुक में इसको प्रॉपर एक मेथड से डिफाइन किया हुआ है। और इसको अब हम मेथड को कहते हैं फॉइलिंग, FOIL, ये जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है, ये एब्रीवेशन है। F से बनता है फर्स्ट, O से बनता है आउटर, I से बनता है इनर और L से बनता है लास्ट। मतलब आप पहले फर्स्ट को अगर कंसीडर करते हैं F को, तो F का मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स में या दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें पहली पहली टर्म फर्स्ट टर्म्स मल्टीप्लाई हों। उसके बाद ओ है आउटर, आउटर का मतलब है कि दोनों जो बायर वाली टर्म्स हैं, बायर से मुराद ये कि अगर ये इकट्ठी लिखी हुई हैं तो इनकी जो आपस में एक दूसरे से टर्म अटैच हो रही है लिखने में, वो इनर टर्म्स होंगी। जो बायर वाली साइड पे हैं, आउटर साइड पे हैं, वो ये वाली ए और वाई, इनको आप आउटर टर्म कहेंगे। तो एफ के बाद ओ आता है, ओ का मतलब है आउटर, आउटर का मतलब है कि आप बायर वाली टर्म्स इसकी मल्टीप्लाई करें, मतलब ए और वाई। उसके बाद आता है इनर, FOIL, आई से इनर बनता है। इनर का मतलब है जो इसकी इनर वाली टर्म है जो आपस में एक दूसरे के करीब लिखी हुई है, एक्सप्रेशन, ये बी और एक्स। और लास्ट में फिर लास्ट टर्म्स हैं कि दोनों की लास्ट लास्ट टर्म, जैसे इसमें बी को लास्ट भी कह सकते हैं और इनर भी कह सकते हैं, बी और इसमें ये वाई है, तो बी और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये लास्ट टर्म है। तो वो जो हम बात करते हैं आम सिंपल के मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, जो कि हम आम मैथ्स में पढ़ के आए हैं, उसी को इन्होंने फॉइलिंग के थ्रू एक तरतीब दे दी है कि आप इस तरतीब के साथ, इस सीक्वेंस के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर वे है उसका लिखने का, कि मतलब सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए और एक्स मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद आउटर आउटर टर्म होंगी, वो भी इसका आउटर टर्म ए है, इसका आउटर टर्म वाई है, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद इनर टर्म्स जो कि यहाँ पे बी है और ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई होंगे। और उसके बाद लास्ट लास्ट टर्म्स के, ये एक बी है और इसकी वाई है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे इन्होंने ये करके भी दिखाया है। अच्छा, अब इससे हमें आगे वो एक मेथड की तरफ ही ले जाना चाह रहे हैं कि इसका करने का हमें फायदा क्या होगा। हम मतलब ऑर्डर तो कोई भी रख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हमें पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर तो हमारा सेम ही आता है। लेकिन इस सीक्वेंस से या फॉइलिंग से करने का हमें फायदा क्या होता है, आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। वो हम आगे जाके अभी देखते हैं कि इसका हमें जो एंड रिजल्ट पे फायदा मिलेगा। फिलहाल जस्ट इस प्रोसेस को समझने के लिए उन्होंने ये एग्जांपल आपको समझाई। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो थी वेरिएबल्स की टर्म में बात, तो वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई नंबर्स भी हैं, न्यूमेरिक टर्म भी है, तब भी आप उसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉइलिंग मेथड के थ्रू। तो वो नंबर्स पे भी सेम उसी तरह अप्लाई होता है। अब यहाँ पे वैसे तो एक एक टर्म ही है, ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी सिंपल है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर आता है 30,702, 30702। कि आप सिंपल इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉइलिंग मेथड से करना चाहें, तो फॉइलिंग मेथड के लिए तो ज़रूरी है कि पहले आपके पास चार टर्म्स होंगी ना, एक दो तीन और चार, तभी आप ये फर्स्ट आउटर इनर और लास्ट टर्म को कंसीडर करेंगे। तो पहले आपको इन फोर टर्म्स की शेप में इसको लाना होगा। तो शेप में लाने के लिए आप इन्होंने जिस तरह किया, आप कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। इन्होंने सिंपल बनाया कि 100+2 लिख सकते हैं 102 को, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 301 के इस कम्बिनेशन को कि 300+1। तो आप 102 × 301 को 100+2 × 300+1 इस तरह भी लिख सकते हैं। आंसर उनका ज़हर है बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगी, तो यहाँ 102 आ जाएगा और यहाँ 301 आ जाएगा। लेकिन अब ये उस फोर टर्म्स फॉर्म में आ गया है जिसमें हम फॉइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी तरह फॉइलिंग अगर अप्लाई करें
कि फर्स्ट, आउटर, इनर और लास्ट। तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है 100 है, इसकी 300 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आउटर और आउटर को मल्टीप्लाई किया, ये 100 और 1। फिर इनर है 2 और 300, फिर इनको मल्टीप्लाई किया। और फिर लास्ट में ये 2 और 1 है, जो लास्ट टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो आंसर वही आया 30702। अगर आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करें, जो कि इन्होंने ये किया हुआ है, ये वाला, तो तब भी आंसर 3702 ही आता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए है कि आप वही चीज़ नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये डिस्क्विस्ट एक लफ्ज है कि नाउ ट्राई टू फॉलो दिस डिस्क्विज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब कहने का ये है कि डिस्क्विज का मतलब होता है हिडन, जो कि आप कह लें कि ज़ाहिरी तौर पे आपको वैसा लग नहीं रहा होता। जैसे हमने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखी हुई हो कि आपको फौरन एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म नज़र आ जाए और आप कहें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। वो किसी और लुक में भी हो सकती है, जैसे अभी ये दी हुई है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर, जब एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, एक्सप्रेशन ही है। तो लेकिन ज़ाहिरी तौर पे इसकी जो क्वाड्रेटिक वाली क्वालिटी है या वो जो निशानी है वो छुपी हुई है, तो इसलिए इसको डिस्क्विज्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब इस चीज़ पे वो अप्लाई करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अब अगर इस तरह हमें कोई चीज़ दी हुई हो। पहले हमने देखा कि तमाम वेरिएबल से, फिर हमने देखा तमाम नंबर से। अब हमने पेट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ है या नंबर्स प्लस वेरिएबल की फॉर्म है, उसको अब हम देख रहे हैं कि उस पर फॉइलिंग कैसे अप्लाई होगी। मेथड तो वही है, जस्ट हमें चार टर्म चाहिए, फर्स्ट, इनर, फिर इनर और ये लास्ट। तो इनको हम दोबारा उसी तरह फॉइलिंग के थ्रू अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। ठीक है, ये जिस तरह इन्होंने मल्टीप्लाई की हुई है टर्म सारी, तो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आता है। अब ये 3x और +2x को आप अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 5x आ जाता है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन गई, जो कि सिंपल हमें पता चल रहा है देखने से कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है तो हम एक्सप्रेशन कहेंगे इसको। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। तो अब इस चीज को आपस में कंपेयर करना है हमने और एनालाइज करना है कि ये जो हम फॉइलिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इससे हमें कुछ जो है ना इन दोनों के दरमियान में रिलेशन पता चल रहा है। और उसी रिलेशन की मदद से हम आगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे। और वही बेसिकली फॉइलिंग का एंड रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, मतलब जो सेकंड सेकंड टर्म है दोनों में, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अपनी ये एंड रिजल्ट वाले में जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लिकेशन से वो मिल रही है कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपको 6 मिल रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज कि आप इन्हीं कांस्टेंट्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास सेंटर टर्म का कॉफिशिएंट आ रहा है 5। ठीक है, ये चीज आपने ये एक रिलेशन है जो कि आप जब भी इस तरह करेंगे फॉइलिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये चीज आपको नजर आएगी उसमें। आगे हम एग्जांपल भी देखते हैं कि अब ये देख लें, स्टडी हाउ द नंबर्स ऑन द लेफ्ट रिलेट टू द नंबर्स ऑन द राइट। कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं वो कैसे रिलेट कर रहे हैं राइट साइड वाले इन नंबर से, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं बीच में। द 2 and 3 मल्टीप्लाई टू गिव यू द 6 एंड द 2 and 3 ऐड टू गिव यू द 5 इन 5x, ये वाला। अब इसी रिलेशन को हम आगे जाके यूज भी करेंगे और बेहतर समझ भी आ जाएगा फिर। अब अगर पहले तो हमने जस्ट बात की कि पॉजिटिव चीज़ें ही थी, इसमें भी पॉजिटिव लिया, ऊपर नंबर भी हमने पॉजिटिव कंसीडर किए थे ये वाले, और उससे ऊपर जो हमने ये वेरिएबल दिए थे ये भी पॉजिटिव ही लिए थे। अगर इनमें कोई माइनस का साइन हो या माइनस हो तब क्या होगा,
तो तब भी फॉइलिंग तो उसी तरह अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चार टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। जस्ट मल्टीप्लाई में हम देख लेंगे कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर देते हैं, और जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नेगेटिव आंसर देते हैं। तो वो हमने सिर्फ देखना है। जैसे अभी यहाँ पे y y से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव आ गया, सेम साइन है। अब y और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिफरेंट साइन है इनके, तो नेगेटिव आंसर आ गया। यहाँ -5 और y का भी डिफरेंट साइन है तो माइनस ही आया। और जब दोनों माइनस आ गए, मतलब सेम साइन आ गए, तब पॉजिटिव आंसर आ गया। तो जस्ट हमने साइंस को देखना है, बाकी फॉइलिंग उसी तरह अप्लाई होगी, फर्स्ट आउटर इनर और लास्ट के थ्रू। अब हम उसी चीज को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अब माइनस के साइन है तो उसमें जरा रिलेशन हम देख लेते हैं कि वही जो चीज हमने इधर देखी थी कि ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होके ये कांस्टेंट दे रहे हैं और प्लस होके ये कांस्टेंट दे रहे हैं। तो इस माइनस वाली टर्म में अब ये कैसे होगा? अब y -5 इंटू y-2 आया, जिसका आंसर आया था y² - 7y इंटू 10। अब ये -5 है और ये -2 है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 इंटू -2 +10। तो आपको वो इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन से, +10 आ रहा है। और अगर आप इनको ऐड करते हैं -5 प्लस -2, तो -5 और -2 जब ऐड होंगे तो -7 आ जाएगा। तो आपके पास ये सेंटर टर्म का कॉफिशिएंट -7 उसी तरह आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ उन्होंने बताया कि ये रिलेशन उसी तरह काम कर रहा है। और आपको इन टर्म से ये चीज़ें पता चल सकती हैं, या इनके दरमियान जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, ये आप आगे जाके इस तरह यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है इसमें कि लास्ट बात उन्होंने जस्ट डिस्कस की है कि आप इनको, जो आपने सम लिखे थे ऊपर, जैसे इस एग्जांपल में देख लें, x+2 है, x+3 है। अब तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है या एडिशन में हमें पता है कि आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप x+2 पहले लिखें, x+3 बाद में लिखें, या x+3 पहले लिखें, x+2 बाद में लिख दें ब्रैकेट में ही, तो आंसर उसका फिर भी यही आएगा। या आप 2+x लिख दें इसको, और इसको 3+x लिख दें, तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में, जस्ट उन्होंने ये बात यहाँ पे लिखी है। आप किसी भी आइदर वे वर्क्स फाइन, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो आंसर उसका सेम आता है। अब इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वही बात के सिंगल टर्म होती तो वो तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से अंदर वाली तमाम टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया कर देते या मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर बाहर भी प्रोडक्ट है, अंदर भी प्रोडक्ट है किसी चीज़ का, सम या डिफरेंस किसी का भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, तो जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो आप फॉइलिंग मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद सॉल्व आउट करने के लिए उसकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, प्लस या माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, ये वाली, जो कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आती है या एक्सप्रेशन आती है। अच्छा, अब ये दो हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन में, इनको जस्ट आपने उसी तरह फाइलिंग मेथड से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उसको जो कंबाइन टर्म्स हैं, कंबाइन लाइक टर्म्स, उनको आपने कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास इस तरह की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये अपने तौर पे कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो रिलेशन हम पढ़ के आए हैं कि दो कांस्टेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट मिलता है, ये वाला। ये इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और -4 को, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें इस सेंटर टर्म का कोफिशिएंट मिलता है। तो इस चीज को हम कैसे आगे इस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ लें। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है जी जी।
अब फॉइलिंग का हमने बात की थी कि फॉइलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है। तो फॉइलिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और फैक्टर की हमने बात की थी कि हम फैक्टर को उसका रिवर्स कहते हैं। वो फॉइलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का रिवर्स होता है या ऑपोजिट होता है, कि वापस आप उसी एक्सप्रेशन में जा सकते हैं। तो हमने ये चीज़ तो देख ली कि ये अगर हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दी हुई है तो हम फॉइलिंग के थ्रू इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस फॉर्म से हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ा है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला, के कांस्टेंट को हम ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें दोबारा ये वैल्यूज निकलती हैं। तो उस रिलेशन को देखते हुए हम इसको इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कि हमने एक चीज तो उसमें ये देखी थी, द टू नंबर्स इन द फैक्टर्स फॉर्म ऐड टू द एक्स कोफिशिएंट एंड देन मल्टीप्लाई टू द कांस्टेंट। वही बात कि अगर आप ये 2 और 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास ये एक्स का कोफिशिएंट आ जाता है, एक्स टर्म का या सेंटर टर्म का। और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपके पास ये वाली टर्म है तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म जो होती है, जिससे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन हमें नजर आ रही है, सबसे पहले हम अगर इस टर्म में इसको बनाना चाहते हैं कि दो प्रोडक्ट्स की शेप में हम लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक टर्म को जो है ना लीनियर शेप में दोनों साइड्स पे लिख देंगे। ठीक है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है और इसको हमने याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक टर्म जो है एक्स स्क्वेयर है। तो हमने इधर एक्स और एक्स लिखा। अब हमें पता है कि दोबारा अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें या फॉइलिंग को यूज करेंगे तो जब ये एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमें एक्स स्क्वेयर ही देंगे, दोबारा वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दो ऐसी चीजें ही लिखते हैं जिससे हमें वापस ये पहली वाली टर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर हमें मिलता है इससे। अब बात आ जाती है कि इसमें जो सेकंड सेकंड टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट, ये हम कैसे इससे निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, ये और ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी टर्म होगी उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए। और अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, साइंस के साथ। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है 5x और +6 की जगह, अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी इधर और इधर, तो आपको इनके एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से वो साइन के साथ वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम अगर मल्टीप्लिकेशन से ये 6 लाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी टर्म आए यहाँ और यहाँ कि जो ये 6 बनाए मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली हम 6 के मल्टीपल ढूंढ रहे हैं ना। तो पहले आप 6 के पॉसिबल मल्टीपल्स लिख लें। जैसे 6 के मल्टीपल्स अगर आप लिखते हैं, 1 6 ज़र 6, फिर 2 आ जाता है, 2 3 ज़र, फिर 3 2 ज़र, और फिर 6 1 ज़र। अब ये सारे मल्टीपल्स हैं 6 के। अब क्योंकि हमें +6 चाहिए तो इन तमाम मल्टीपल्स में जो भी कम्बिनेशन बन रहे हैं उनके साइन सेम होने चाहिए। मतलब वो अगर पॉजिटिव होंगे तब भी +6 देंगे, अगर ये +1 है और +6 है तो +6 आएगा, अगर ये -1 है और -6 है तब भी ये +6 ही आएगा हमारे पास। तो जो भी मल्टीपल हम लेंगे, जो भी कम्बिनेशन लेंगे, उसका उनके साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। ठीक है, तो हमारे पास ये +6 आ रहा है। अब हमने चूज कैसे करना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लेना है।
बेसिकली हम यहाँ पे वही है ना, 1 और 6 अगर लेते हैं तो ये x प्लस, 1 मिनट, अगर हम 1 और 6 लेते हैं तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ें लिखनी है ना, ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें +6 मिले। तो यहाँ पे हम 1 लिख दें और यहाँ 6 लिख दें। अब इनको 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें, अगर पॉजिटिव हम लिखते हैं तो आपके पास +6 आ जाता है। अगर हम -1 ले लेते हैं और -6 ले लेते हैं तब भी हमारे पास +6 ही आता है मल्टीप्लाई करके। तो इस टर्म को देखते हुए या इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कि हमने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, ये वाली। ये तो हमने कंडीशन फुलफिल कर ली। अब दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था कि इन दोनों को ऐड करने से जो भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ये वाला, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये एक्स की जो कॉफिशिएंट में वैल्यू है ये भी आनी चाहिए साइंस के साथ। अब हमने इन दोनों नंबर्स को देखना है कि अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास +5 आता है या नहीं। तो -1 को अगर हम ऐड करें और -6 को ऐड करें तो ये -7 बन जाता है। तो ये 5 नहीं आ रहा ऐड करने से, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा कैंसिल। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 × 3। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन जो है ये। तो इसमें अब 2 × 3 अगर हम इधर रख के देखते हैं तो मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 6 आ रहा है, अगर आप पॉजिटिव रखें तब भी, नेगेटिव रखें तब भी। लेकिन क्या हमारे पास उनको ऐड करने से +5 आ रहा है, ये हमने देखना है। अगर आप नेगेटिव रखते हैं दोनों, -2 और -3, तो उनको ऐड करेंगे तो वो -5 आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रखते हैं कि +2 और +3 रखते हैं तो उससे आपके पास +5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप ये कम्बिनेशन यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। वो दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, या आप पहले में 3 रख सकते हैं और यहाँ 2 रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप कॉम्बिनेशन को जिस मर्जी तरतीब से लिख लें, आपके पास एंड रिजल्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब आप ये 2 और 3 को पॉजिटिव में ऐड करते हैं तो आपके पास 5 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली फैक्टर फॉर्म बन गई, जस्ट इन कोफिशिएंट्स को देखते हुए या इस कांस्टेंट और इस कोफिशिएंट को देखते हुए कि हम किस तरह इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरह लिखी हुई है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये उसी को इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। हम आगे अब कुछ एग्जांपल इसकी देखते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी। अब ये y² + 7y + 6 है, इसमें भी अब जस्ट 6 ही है। तो 6 के मल्टीपल्स ही हमने देखने थे, पहले भी 6 ही आया था। तो 6 के अब 4 मल्टीपल्स हमने देखे थे, एक 1 6 + 6, 2 3 + 6, 3 2 + 6 और 6 1 + 6। तो यहाँ पे अब हम 6 का वो मल्टीपल लेंगे जिसको ऐड करने से +7 भी आए। तो अगर 1 6 + 6 जो है, अगर 1 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 1 और 6 हम ले सकते हैं, जैसे इन्होंने y+1 ले लिया, y+6 ले लिया, या y+6 × y+1 भी आप ले सकते हैं ऑर्डर चेंज करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज हैं उनके तो मल्टीपल हम जुबानी भी सोच के डायरेक्ट उनका आंसर यहाँ बना सकते हैं, ये फैक्टर फौरन हम निकाल सकते हैं। अब ये एग्जांपल है z² + 7z + 12। अब 12 के मल्टीपल हमने देखने हैं जिनको ऐड करके +7 भी आए। तो 12 के मल्टीपल, अब अगर 1 से स्टार्ट करें तो पहले 1 आता है, 1 और 12। लेकिन 1 और 12 को आप प्लस करें या माइनस करें, आपके पास 7 ही आ सकता। उसके बाद 2 पे देखें तो 2 6 + 12 होता है।
तो 2 और 6 का भी कोई एडिशन ऐसी नहीं हो सकती जिससे 7 आए। फिर हम 3 पे जाते हैं। 3 4 ज़ा 12। तो 3 4 ज़ा 12 अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव 12 आ जाएगा, नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव 12 आ जाएगा। लेकिन 3 4 अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो -7 बनेगा, पॉजिटिव होंगे तो +7 बनेगा। तो हम पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, +3 +4। तो उनका एडिशन हमारे पास +7 आएगा और मल्टीप्लिकेशन +12 आएगा। ठीक है, जैसे ये अब किसी को इश्यू तो नहीं है कि एनोटेट करके एक्सप्लेन करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, अब ये जो फैक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये हम करना क्यों चाह रहे हैं? हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हम उसको इस फॉर्म में इस तरफ कन्वर्ट करके, इसको फैक्टर फॉर्म कहते हैं ये जो हमने लिखी है। इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म कहते हैं, जिसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं होती, मतलब हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ब्रैकेट मौजूद नहीं है। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म कहते हैं। और जो इस टर्म में लिखा हो एक ब्रैकेट और दूसरा, तो इसको आप फैक्टर फॉर्म भी कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम वेरिएबल्स को एवेलुएट कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसमें z इन्वॉल्व है तो हम z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने सीखा कि वो जो रिलेशन बन रहा था फॉइलिंग के बाद इन प्रोडक्ट्स में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस लुक में, उसको हम यूज करते हुए इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें पता चल गया कि फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हम कर लेते हैं आराम से। अब इस एग्जांपल में देख लें, अगर 18 के फैक्टर देखें तो 18 के बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। जैसे 1 18 ज़र 18, 9 2 ज़र 18, 18 1 ज़र 18, इस तरह 1 6 3 ज़र 18 है। तो अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव लिए गए, -3 -6। -3 -6 मल्टीप्लाई होंगे तो +18 देंगे, ऐड होंगे तो वो -9 देंगे। बस आपने ये साइन लाजमी देखने हैं कि आप फैक्टर्स का वो पॉसिबल कम्बिनेशन लेंगे जिससे ये साइंस के साथ ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में आए और ये कॉफिशिएंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आए, लेकिन साइन के साथ आना चाहिए। बस ये चीज़ आपने देखनी है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ तक तो चीज़ हमने पढ़ ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैट या जी आर ई में ज़रूरी नहीं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह सिंपल दी हो कि जस्ट आपके पास वेरिएबल जो है वो स्क्वायर फॉर्म में हो, उसके साथ कोई चीज़ ना हो, या वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह हो, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके भी दे सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज कर लें इस वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है, जैसे इस एग्जांपल में दिया है कि 3x² है। तो अब आप जब इसके फैक्टर बनाने लगेंगे, फैक्टर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था कि पहली टर्म हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों ब्रैकेट्स पे। जैसे पहले सिर्फ x² होता तो हम यहाँ पे x और x लिख देते हैं कि हमें पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आ जाएगा। लेकिन अब ये 3 भी है, अब उनको मल्टीप्लाई करने से 3x² नहीं आ रहा, जस्ट x² आ रहा है। तो पहले इस 3 को हम सॉल्व करेंगे ताकि हम फैक्टर फॉर्म बनाएं तो वो बिल्कुल करेक्ट बने, उसमें गलती ना हो। तो पहली चीज तो ये है कि हम देखेंगे कि इसमें कोई चीज हम कॉमन ले सकते हैं। इन तीनों में से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं या नहीं? अगर हम ले सकते हैं तो वो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें अब आता है 3 कॉमन ले लें आप, तो x² +7x +13। अब आप इस 3 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें या भूल जाएं, ये ब्रैकेट से बाहर फिलहाल इसको रहने दें। आप जस्ट इसको देखें तो ये सिंपल उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन आ गई जिसके हम आराम से फैक्टर्स बना सकते हैं ऐसे कि पहले हमने x² टर्म को ये x और x लिखा। अब हम 13 के कोई ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने से 13 आए और ऐड करने से 7 आए।
आप में से कोई बताएगा क्या बन हाँ सकते यार, हैं? 12 नहीं आएगा 13 की जगह? जी। 12 13 की जगह। सॉरी, 12 आएगा। बिल्कुल 12 आएगा। अच्छा, 12 के कोई ऐसे फैक्टर आप बता दें जो हम मतलब यहाँ पे लिख सकें, जो मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके ये 7 आए। +4 और +3। जी। 4 और 3 सर। 4 और 3, 3 और बिल्कुल। 4। 3 और 4 या 4 और 3 एक ही बात है, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा था कि आप ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, x+4 को पहले लिखें या x+3 को पहले लिखें, एक ही बात है। तो दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि हमने ऐड करके भी पॉजिटिव आंसर लाना है, मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव आंसर ही लाना है। तो ये इसके फैक्टर तब हमने डायरेक्ट बना लिए। अब ये जो 3 मैंने कहा था इग्नोर कर दें। अब ये हम यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी इसी तरह, अब ये 1 2 और ये 3, अब ये 3 फैक्टर बेसिकली बन गए इसके, ठीक है। 3 अलहदा से एक फैक्टर बन गया, x+4 दूसरा फैक्टर है, और x+3 तीसरा फैक्टर है। तो आपके पास जब भी ये स्क्वायर वाली टर्म में कोई कॉफिशिएंट आएगा तो आप कोशिश करके देखेंगे कि उसको हम कॉमन ले सकते हैं या किसी तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, तब आप जाके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आराम से फैक्टर बना लेंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ और सिनेरियोज भी हैं। अब एक और फॉर्म दी हुई है कि जिसमें अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपके पास नेगेटिव है, तो तब आप क्या करें। तो अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जस्ट नेगेटिव साइन है, तो आप -1 को अगर कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 को कॉमन लेते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। और आप उसको आराम से फिर उसी तरह इस फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बाहर माइनस है या -1 लिख लें, तो वो भी एक फैक्टर है। जिस तरह हमने ऊपर 3 को कॉमन लिया था वो 3 आया, तो जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए -1 कॉमन ले लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये 2z² - z -15। अब इसमें आप जेड स्क्वेयर की टर्म में 2 है, तो 2 को आप कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमन क्योंकि आगे अब हमारे पास 2 का मल्टीपल कहीं भी नहीं है इन दोनों में। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आप इसको कॉमन ना लें, आप इसको एज अ फैक्टर कॉमन ना लें, बल्कि अब इसको आप आगे जो फैक्टर्स बनाने लगे उनमें इसको इंक्लूड करें। कैसे? कि वैसे जेड स्क्वेयर होता तो जस्ट हमने जेड और जेड लिख देना था, लेकिन अब ये 2z² है। तो आप किसी भी एक टर्म के साथ ये कॉफिशिएंट मूव कर दें, यहाँ 2z लिख दें या उसकी जगह यहाँ 2z लिख दें, बात एक ही है, लेकिन एक जगह लिखेंगे ताकि आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 2z² ही आए। जैसे अब आप इस 2z को और इस z को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2z² आ जाता है, ये वाली टर्म, ठीक है। तो अगर फैक्टर में कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन ले लें, अदरवाइज आप उसको इस तरह पहली वाली टर्म में किसी भी तरीके से मूव करा दें। अब आगे -15 है, -15 के कोई ऐसे कॉम्बिनेशन जिस मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई होके -15 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -1 आए जो कि -z के साथ कॉफिशिएंट है। तो ऐसे कोई भी टर्म आप ले सकते हैं जो, अगर आप 15 के मल्टीपल देखें तो कोई आ रहा है आपके जहन में कि हम क्या ले सकते हैं? वैसे तो वैसे तो 5 और 3 आता है, बट वो फिर जेड नहीं बनेगा ना। जी, वो -1 फिर नहीं बन सकता ना। और कोई? चले नीचे देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 15 माइनस हो या पॉजिटिव हो, आपको उसके फैक्टर्स तो चाहिए ना, तब आप वो फैक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप 15 के अगर फैक्टर आप देखें तो
वन फिफ्टीन दर 15, 3 5 दर 15 या 5 3 दर 15, जस्ट यही फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास वो चीज नहीं आ रही जो आप एग्जैक्ट निकाल लेते थे कि मल्टीप्लाई करके -15 ऐड करके -1। तो अब इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप जब 15 के पेयर्स लिखते हैं, तो एक पेयर आपके पास 15 1 दर 15 है या 1 15 दर 15 है, और दूसरा 3 5 दर या 5 3 दर, दो ही पेयर टोटल पॉसिबल है ना। तो इनमें से अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा पेयर लेंगे? क्योंकि डायरेक्ट तो आपको पता चल रहा है कि इनको किसी भी साइन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -1 हमारे पास नहीं आ रहा। मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म तो 15 हम निकाल रहे हैं, लेकिन एडिशन वाली टर्म नहीं आ रही। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आ रही है, इसलिए हमें कंफर्म है कि यूज तो हमने इन्हीं में से कोई एक पेयर करना है क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो अब वो कौन सा करना है, वो जस्ट हमने उसको दोबारा एनालाइज करना है और उसको समझना है। आप देखते हैं दोबारा, एक, आप ये देखें, फाइनली एक्सपेरिमेंट, ट्राई द नंबर्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, एग्जामिन ओनली ओ आई ऑफ फॉइल आउटर एंड इनर टू सी वेदर यू गेट द राइट मिडिल टर्म और नॉट। अब वो ये कह रहे हैं कि आप 3 और 5 के जो कम्बिनेशंस बनते हैं साइंस के साथ, उनको आप अप्लाई करें और देखें कि क्या आपके पास ये फॉर्म बनती है या नहीं बनती। या 1 और 15 के डिफरेंट कम्बिनेशंस आप देखें। तो पहली बात तो ये कि ये जो -1 है, अगर आप 15 और 1 का डिफरेंस लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा बन रहा है, मतलब 14 बन जाता है, या दोनों माइनस क्यों 16 बन जाता है, तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत दूर है, -1 से। लेकिन 5 और 3 में डिफरेंस बहुत कम है, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो इसके करीब है। तो इससे हमें एक हिंट मिल रहा है कि आप इसको ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको 100% वेरीफाई करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप इसको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब डिफरेंट ऑर्डर से पुट करके आप देख सकते हैं कि कौन सी इसका सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई होगा या कौन से साइंस के साथ ये अप्लाई होगा। कि क्योंकि हमें ये माइनस टर्म चाहिए -15, तो हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक माइनस जरूर होगा, 5 या 3 में से। अब वो कौन सा होगा, -3 होगा या -5 होगा, वो कौन सा होगा, ये हमने एक दफा लिख के मल्टीप्लाई करके इसको चेक करना है कि ये आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब उन्होंने ये +3 और 5 लिखा। अगर आप फाइलिंग से इसको मल्टीप्लाई करें, 2z z 2z², दूसरी टर्म आ जाती है इनर वाली, अगर आप करते हैं, सॉरी आउटर वाली करते हैं, 2z और -5, तो ये -10z आ जाता है। फिर इनर वाली करते हैं, +3z आ जाता है। तो -10z और +3z क्या बनेगा? -7z बनता है ना, अगर आप इसको लिख के करते हैं। तो हमारे पास सेंटर में क्या टर्म है, -z है, तो ये -7z आ रहा है उससे। तो ये वाला पॉसिबल कम्बिनेशन जो है इक्वल नहीं है, मतलब हमें -z ये नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब हम इसके साइन चेंज करते हैं कि आप इसको, ये अब डिफरेंट उन्होंने कम्बिनेशंस लिख के साइन स्विच करके देखा है कि किससे हमारे पास -z आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन वाला तो हमें पता है कि एक माइनस होगा तो -15 आ जाएगा 5 और 3 में। लेकिन हमने देखना है कि +5 लेना है या -5 लेना है, और उसके साथ फिर +3 या -3 लेना है। तो एक में तो हमने देख लिया कि -z नहीं आ रहा। अब दूसरी में अगर +5 लेते हैं और -3 लेते हैं, अगर आप इसको उसी तरह फॉइलिंग से मल्टीप्लाई करें, तो 2z मल्टीप्लाई z होगा 2z²। उसके बाद 2z और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -6z आ जाएगा। और फिर ये इनर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो +5z आ जाएगा। तो -6z और +5z, तो ये -z बना रहे हैं, सेंटर वाली टर्म मतलब बना रहे हैं। तो ये वाली जो है टर्म, +5 और -3, ये जो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, ये बिल्कुल इस चीज को दोबारा बना रहा है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं।
अब बाज़ाहिर देखने में इस +5 और -3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है +2, जो कि इस टर्म में हम कॉफिशेंट के बराबर नहीं ला पा रहे। ठीक है, नहीं ला पा रहे, लेकिन हमें वही जो हिंट मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक में हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन के मल्टीपल देखते हैं, इस कांस्टेंट के मल्टीपल देखते हैं। तो इसका वो मल्टीपल जो इसके डिफरेंस के करीब हो, उसको हम लेके उसके फिर डिफरेंट साइन से सिनेरियोज देख लेते हैं कि किस में वो एग्जैक्ट हमारे पास ये वाला कॉफिशिएंट बना रहा है, तो वो चीज़ हम फैक्टर्स में ले लेते हैं। जैसे इसमें +5 और -3 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको समराइज किया हुआ है वो देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू फैक्टर x² +11 +18, ये जस्ट सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज हैं अगर सारी, तो आप डायरेक्ट 18 का मल्टीपल देख लेंगे जो कि एडिशन से 11 बना रहा हो, तो वो सिंपल है। अगर दूसरी सिनेरियो में सेंटर वाली टर्म माइनस है, तो तब आप क्या करेंगे, तभी आप उसी तरह देखेंगे कि 12 का कोई ऐसा मल्टीपल जिसका डिफरेंस फिर हमारे पास 8 आ रहा हो, या मतलब प्लस या माइनस से के साइन के साथ वो -8 बना रहा हो, तो हम वो ले लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, तब भी हम उसी तरह दो फैक्टर्स ऐसे देखेंगे जो या तो दोनों पॉजिटिव हों, या सॉरी नेगेटिव लाना है ना, तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, या एक पॉजिटिव होगा या दूसरा पॉजिटिव होगा, और एक उसके साथ नेगेटिव होगा, तब वो हमारे पास माइनस लाएगा। तो आप ऐसा कोई लाएंगे